दिल्ली पुलिस गो बैक, दिल्ली पुलिस वापस जाओ, दिल्ली पुलिस बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। दिल्ली दंगों की आंच अब तक सुलग रही है। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस की भूमिका लगातार सवालों में है, क्योंकि वह सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और जिन्होंने दंगा भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई थी वे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे नफरत फैला रहे हैं। सफूरा जरगर को दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था और लगभग 2.5 महीने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। हाई कोर्ट ने उनके गर्भवती होने के से मेडिकल आधार पर उन्हें जमानत दी। जमानत देते हुए अदालत ने कई शर्तें भी लगाई हैं। उन शर्तों में कहा गया है कि इस दौरान वे किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगी जिसमें उनकी जांच हो रही है, गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगी, दिल्ली छोड़कर बिना अदालत की इजाज़त से कहीं नहीं जाएंगी और जांच में सहयोग करेंगी। कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि यह केस दूसरे इस मामले में जो दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया उसके लिए कोई नज़ीर या कोई मसाल नहीं बनेगा। वैसे दिल्ली पुलिस की मर्दानगी का वीडियो तो देखा ही, किस तरह से उसने निहत्थे छात्रों पर टूट पड़े हैं। जामिया के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर निहत्थे मासूम मजलूम छात्रों पर पुलिस ने अपनी लाठियां चटकाई, लाठियां बरसाई। ये तमाम सोशल मीडिया पर पब्लिक डोमेन में सारी बातें, इसके ख़िलाफ़ छात्रों की जो जमायत है उसने दिल्ली पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई पर अदालत में केस भी किया है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि हल्फनामा दाखिल किया है, लेकिन अभी इस पर सुनवाई होनी बाकी है। फरवरी में जामिया के छात्र सीए व एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। सफूरा जरगर उनमें प्रमुख थी। सफूरा जरगर अपने भाषणों और महिलाओं को जो एक लीड करने की प्रवृत्ति थी, उस वजह से वो पूरे देश में एक चेहरा बनकर उभरी थी। सुने पहले उनको कर्नाटक के गुलबर्गा में वो किस तरह से सीए के पक्ष में और सरकार के दमनकारी रवैयों के खिलाफ वो लोगों से बात कर रही हैं, वो लोगों को बता रही हैं अपनी पीड़ा भी, महिलाओं की पीड़ा भी और सरकार का कि तानाशाही रवैये के खिलाफ भी वो बात कर रही हैं। औकात गिरी जा रही है धीरे 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 धीरे। जब 370 हुआ तब हम लोग चुप रहे, जिस तरह से हमें बोलना चाहिए था हम नहीं बोले और वो लोग डर की राजनीति करते चले गए। और आज ये हाल है कि इनोसेंट स्टूडेंट्स पे उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन पे गोलियां चलाई गई हैं और उन पे लाठीचार्ज हुआ गया है, उन्हें टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया है। अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट ऑफ टेररिज्म वाज डन बाय दिस गवर्नमेंट। ये लोग हम लोगों को दहशतगर्द बोलते। मैं कहती हूँ इस देश में मोदी और अमित शाह से बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं, टेररिस्ट कोई नहीं। ये गोडसे की औलादें हैं, गोडसे की औलादें हैं ये लोग। नागपुर में ये लोग आज तक भारत का झंडा नहीं लहरा पाए। ये हमें सिखाते हैं कि नेशनलिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है। सबका खून मिला है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सबका खून मिला है यहाँ की मिट्टी में, सबका खून मिला है यहाँ की मिट्टी में। जब 1947 जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था, देवबंद से लेके दिल्ली तक पेड़ पे लाशें लटकी हुई थी। कौन थे वो लोग? हम पूछते हैं कौन थे वो लोग? वो मुसलमान थे। ये हिस्ट्री ये लोग इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये हिस्ट्री इरेज नहीं होने देंगे जब तक
जब तक इस देश में मुसलमान है वो अपनी इस हिस्ट्री को, अपनी इस कुर्बानियों को पूरे देश के सामने लाने के लिए जद्दोजहद करता रहेगा। से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट निकलता है। ये लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आप अपने कागज दिखाइए। हम कागज नहीं दिखाएंगे, आप दिखाइए अपने कागज। कहां से पढ़े हैं आप, कहां से पढ़े आप दिखाइए। हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं, आपका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, आप बाहर जाइए। हम भारत के लोग आपकी नागरिकता छीनते हैं। मोदी और अमित शाह की नागरिकता हम लोग छीनते हैं। दे आर टेररिस्ट, आई रिपीट। और मैं 100 बार ये बात कहूंगी, चाहे गोली मारो ये बात कहूंगी, लाठी मार लो ये बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो मैं यही बात कहूंगी कि ये लोग टेररिस्ट हैं। These people are terrorists. सफूरा को दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोप में 10 अप्रैल को दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार किया। तब तक उन पे कोई बहुत गंभीर आरोप नहीं लगे थे, सिर्फ साजिश रचने का आरोप था। और 3 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को पुलिस की पूरी जो थ्योरी थी या पूरी जो कहानी थी वो अदालत को उस पर यकीन नहीं आया और अदालत ने उन्हें ज़मानत दे दी। लेकिन अचानक फिर पुलिस की एक दूसरी टुकड़ी आती है, वो दूसरा FIR करती है और फिर उस FIR की बुनियाद पे फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। 21 अप्रैल को उन पर UAPA एक्ट लगाया जाता है। सिर्फ सफूरा नहीं, कई और छात्र हैं जामिया और JNU के जिन पर इस तरह की कार्रवाई, बर्बर कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है। और किसके इशारे पे की है, किन लोग इस पूरे खेल के पीछे हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पूरा क्रोनोलॉजी समझ, हम बार बार इसमें बात भी की है, क्रोनोलॉजी को समझिए। जो क्रोनोलॉजी की बात CA और NRC को लेकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते रहे, तो उसी क्रोनोलॉजी को समझिए और इन तमाम कार्रवाइयों के उसी क्रोनोलॉजी के तहत के नज़रिए से देखिए। सफूरा जामिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में PhD कर रही हैं और वो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य भी हैं। वे गर्भवती हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जिस तरह का दुष्प्रचार किया गया है, वह बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाली पार्टी के लिए भले शर्मिंदा करने वाला ना हो, लेकिन देश ज़रूर शर्मिंदा हुआ होगा जिन्हें नफ़रत से नहीं, जिन्हें नफ़रत पे नहीं और जिन्हें अश्लील फप्तियों पे नहीं, इंसानियत पे यकीन होगा। दिलचस्प यह है कि भाजपा की वे तमाम महिला वीरांगनाएं सांसद हैं जिन्होंने आज़म खां की रमा देवी पर टिप्पणी पर पूरे संसद को सर पे उठा लिया था और एक महिला विरोधी आज़म खां पर तोहमत लगाकर उनके ख़िलाफ़ जिस तरह का एक मोर्चा तैयार किया था, जिस तरह का एक माहौल तैयार किया था, वो तमाम महिला वीरांगनाएं सांसद भाजपा की चुप रहीं। न स्मृति ईरानी कुछ बोली, न मीनाक्षी लेखी कुछ बोली, न हेमा मालिनी को शर्म आई, और भी तमाम दूसरी महिलाएं जितनी भी जो NDA की सगे संबंधी साथी हैं, उन्होंने कुछ भी इस पे नहीं बोला कि सफूरा जरगर के गर्भवती होने पे क्यों इस तरह से अश्लील टिप्पणियाँ और गंदे फप्तियाँ कसी गईं। लेकिन क्योंकि भाजपा ने ये एक नई संस्कृति पैदा की है, एक IT सेल ने भाषा के स्तर पे जो नई संस्कृति पैदा की, सफूरा जरगर उस नई संस्कृति का शिकार हुई और उन पे तरह तरह के गंदे रकी हमले किए गए और उनके चरित्र पे बहुत सारे सवाल उठाए गए। इन सब एक तरफ तो सफूरा जरगर को लेके बहुत सारी बातें उतरी, आज उन्हें ज़मानत मिली तो वो एक राहत की बात है उन बहुत तमाम लोगों के लिए जो सफूरा जरगर की लड़ाई लड़ रहे थे। और सफूरा जरगर ही नहीं, बहुत सारे जामिया के छात्र और JNU के छात्रों के अलावा हर्षमंदर जैसे लोगों पर भी पुलिस ने दंगों में साजिश रचने का आरोप लगाया। तो बहुत सारे लोग अभी इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और कानूनी अदालत, चूँकि मामला अदालतों में है तो अदालत में अपनी अपनी बात रख रहे हैं।
इन सब के बीच दिल्ली पुलिस जो लगातार चार्जशीट दायर कर रही है दिल्ली के दंगों को लेकर, ऐसा कहा जा रहा है कि उसने एक और चार्जशीट दायर की जिसमें 25 फरवरी को अमन की जो हत्या हुई थी उस पर चार्जशीट दाखिल की गई। बड़ी बात यह है कि इस चार्जशीट में जो ऐसा लोग बताते हैं या सूत्र हमारे बताते हैं कि जाफराबाद में जो हिंसा हुई थी उसमें 108 राउंड गोलियां चलाने की बात दिल्ली पुलिस ने मानी है अपने चार्जशीट में। लेकिन पुलिस का दावा है कि बड़े पैमाने पर लोगों को बचाने और आत्मरक्षा में उसने हवा में ये गोलियां चलाई या संदिग्ध दंगाइयों के और ये भी है कि संदिग्ध दंगाई जो लोग दंगा कर रहे हैं तो उनके निचले हिस्से पे उसने गोलीबारी की। हालांकि अमन की हत्या किसने की ये अभी बहुत साफ नहीं है। हत्या में इस्तेमाल किया हुआ हथियार भी बरामद नहीं हुआ और लेकिन दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है और सारे कुछ मोबाइल लोकेशन और पुलिस ने जो वीडियो फुटेज खुद शूट किया था उसके आधार पर गिरफ्तारियां हुई, चार्जशीट दायर किया गया है। लेकिन पुलिस पर यकीन अब अमन पसंद लोगों को नहीं रहा। ख़ासकर दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से पिछले कोरोना काल में जिस तरह से एक नई नज़ीर कायम की गिरफ्तारियों का एक तरफा कार्रवाइयों का, इस पे अमन पसंद लोग जो हैं उन्हें ये दिल्ली की पुलिस पे यकीन नहीं है। दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था उसे याद तक नहीं, पता नहीं। ये हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में उसने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि उसे पता नहीं कि कपिल मिश्रा ने क्या कहा और तब हाईकोर्ट के जज ने वो वीडियो चलाने के लिए कहा था और पुलिस को वीडियो फुटेज दिखाया था। लेकिन पुलिस उन तमाम लोगों के साथ खड़ी है जो लोग दंगों के सूत्रधार कहे गए और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो सीए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल ये सारा खेल एनआरसी सीए और एनआरसी को लेकर है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात है और पुलिस तो कि हमारे दिल्ली पुलिस की जाबाजी और कार्यशैली की तारीफ जितनी की जाए कि ईमानदारी से वो एक तरफा कार्रवाई में जुटी हुई है, उसकी ईमानदारी की तारीफ की जानी चाहिए। ताहिर हुसैन को गिरफ्तारी हुई लेकिन मोहन नर्सिंग होम्स में से जो लोग गोलियां चला रहे थे उस पर कोई उसकी चर्चा तक नहीं कर रहे दिल्ली पुलिस। ठीक है, क्योंकि उसकी सोच वो एक ही तरफ काम कर रही, एक ही डायरेक्शन में सारा काम कर रही है। ताहिर हुसैन पे घरों पे छापे भी ईडी ने मारे। ईडी का मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज किया गया और कहा गया है कि दिल्ली दंगों में उसने फंडिंग की या सीए के जो आंदोलन है उसमें भी फंडिंग का आरोप है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे पर्दादारी है और दिल्ली पुलिस पे सवाल इसलिए उठेंगे कि अगर उसे पता था जिन बातों को आज कह रहे कि ये लोग मास्टरमाइंड है, साजिश रच रहे हैं, दिल्ली में दंगे हो रहे थे जिसे लेकर उसने गिरफ्तारियां की अप्रैल में, तो इसका मतलब यह है कि उसके इनपुट बहुत कमज़ोर थे, जो इंटेलिजेंस बहुत कमज़ोर रहा। खुफिया जानकारी नहीं थी कि दिल्ली में दंगे हो सकते हैं और पुलिस अब जाके कह रही कि ये लोग साजिश में है। खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी सरकार की? केंद्र सरकार के अधीन है दिल्ली सरकार और दिल्ली की खुफिया पुलिस, दिल्ली की खुफिया एजेंसी अगर इतनी बेखबर और इतनी नाकारा है जो ये पता नहीं कर सकी कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगों की साजिश रची जा रही है, उसे लेकर क्या कहा जा सकता है? गोरख पांडे की 3-4 पंक्तियाँ याद आ जाती है और पूरी दिल्ली पुलिस की कार्यशैली और केंद्र सरकार का उसके पीछे जो डोर जो कहीं बंधी हुई कि दिल्ली पुलिस तो एक कठपुतली है लेकिन डोर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। गोरख पांडे ने कभी कहा था कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। यह सुबह सुबह की बात है। बाकी आप सब समझ सकते हैं, समझदार लोग हैं। पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो गुनहगार हैं पुलिस को उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, वो हिंदू हों, मुसलमान हों, दूसरे धर्मों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो बेकसूर हों
उन्हें अगर फंसाया जा रहा है तो ये शर्मनाक है। और लगता यही है, ऐसा ही है, दिल्ली पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, सरकार के इशारे पे कार्रवाई कर, उससे यही लगता है कि वो लोगों को फंसा रही है। क्योंकि जेएनयू के दंगाइयों में, जेएनयू में जो लोग, जिन लोगों ने निकाब पहनकर हमला किया था, चाक चौबंद पुलिस दिल्ली की अभी तक उन हमलावरों को खोज नहीं पाई है। और अचानक 3-4 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने के बाद उसे इल्हाम होता है कि कौन कौन लोग दंगों की साजिश में रचे हैं। तो सवाल दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी उठेगा, उसके खुफिया तंत्र पर भी उठेगा, और केंद्र सरकार तो है ही। और गोरख पांडेय के शब्द में कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। हम तमाम लोग कोरस गाएं, क्योंकि सरकार इसी तरह से चल रही है। बेकसूरों मजलूमों को फंसाने की कोशिशें लगातार जारी है, क्योंकि ये तमाम लोग सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे। आप भी सोचिए और सरकार से पूछिए, क्योंकि आज आग जहां लगी है, घर आपका भी सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि सीए और एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, देश के बहुसंख्यक लोगों से उनका मौलिक अधिकार छीनने की यह साजिश है। आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल सफूरा जरगर की ज़मानत का बहुत की जश्न भी मनाएं। और इस बीच जो एक खबर ये आ रही थी कि बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई ढूंढ ली, इसका भी जश्न मनाएं। हालांकि आयुष मंत्रालय ने फ़िलहाल किसी तरह के उन्हें पब्लिसिटी करने पर रोक लगा दी और जांच का ब्यौरा मांगा है। लेकिन अगर कोरोना की दवाई बाबा रामदेव ने खोज दी है तो कम से कम हम जैसे लोग उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो देश, चूँकि देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्र सेवा की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो देश की सेवा के लिए वो अपनी जो नई औषधि, नई दवा जो खोजी है कोरोना के लिए, वो तमाम देशवासियों को जो इससे पीड़ित हैं उसे वो मुफ्त मुहैया कराएंगे। अगर ऐसा कराते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो फिर तो वो धंधा ही रहेगा। इसमें क्या स्वदेशी और क्या विदेशी। अगर ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।